नमस्कार, जय उत्तराखंड। आज उत्तराखंड के उन मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे, जिसको लेके उत्तराखंड में उबाल है और उत्तराखंड पिछले 22 सालों से जिनको लेकर शिकार हुआ है अपनों के हाथों। हमारे जो भाई बंधु हैं, इन्होंने कि भई पिछले दरवाजे से भर्तियाँ हुई, अ, वो नकल माफियाओं के थ्रू पेपर लीक हुआ, तो कई चीज़ें आ रही हैं और इस पे गैर-ज़िम्मेदाराना जो अधिकारियों के बयान आ रहे हैं क्योंकि पेपर लीक होना आम बात है। या फिर हमारा विशेषाधिकार है। तो विशेषाधिकार क्योंकि जब कोई जनप्रतिनिधि होता है उसके लिए उसका परिवार, जिस क्षेत्र का वो जनप्रतिनिधि है, वो पूरा उसका परिवार है। और अगर कोई विधानसभा अध्यक्ष हैं, तो वो पूरे उत्तराखंड के विधानसभा के अध्यक्ष थे, वो विशेषाधिकार पूरे उत्तराखंड के पे यूज़ होना था वो। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप पंच की कुर्सी पर बैठ के कहते हैं पंच परमेश्वर, तो उस परमेश्वर ने क्या वो भूमिका निभाई, जो उसकी कुर्सी की अहमियत थी। उस जिस राज की कुर्सी पर वो बैठा था, हमारे मंत्री अ, होते हैं, क्या उस राज की कुर्सी में उस राज्य की जनता के हितों को ध्यान में रखकर उन्होंने निर्णय लिया, वो अपनी आत्मा में इसको मंथन करें। अगर वो उत्तराखंड का मंत्री है, तो पूरे उत्तराखंड के बारे में, पूरा उत्तराखंडियों के हितों की ज़िम्मेदारी उसके कंधों पे है। उत्तराखंड का कोई विधानसभा अध्यक्ष है तो पूरा का पूरा उत्तराखंड उसका परिवार है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर क्या ये निष्पक्ष काम किया? जिस कुर्सी में बैठकर हम बातें कर रहे हैं, क्या वो कुर्सी में हमारे पास कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी है? कितने बड़े परिवार के हम यहाँ पर मुखिया बन रहे हैं या फिर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? क्या इस बात की ज़िम्मेदारी भी हमें है? इस बात पर हम चर्चा करेंगे। उस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक राणा जी का गाना है, क्योंकि इसमें जो सबसे दुःख देने वाली बात है कि लड़ाई तो राज्य बना, तो राज्य बनते समय तो हमें बाहर के लोगों ने लूटा था। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हमारे संग्रह संपत्तियों को लूटने के लिए 26 संशोधन कर दिए गए। दिल्ली में 3 संशोधन और कर दिए गए और उत्तराखंड के जितने भी संसाधन थे, जो भी संभावनाएँ थी, उन पे डाका डाला गया, राज्य बनते समय। राज्य बनने के बाद जितना भी हमारे पास था, तो हमें कोशिश करनी थी, मेरे पास जो भी मेरे पास चीज़ें बची हैं, मैं उनको डेवलप करूँ, उनका विकास करूँ और उनको सारे परिवार के, सारे उत्तराखंड परिवार जो हमारा है, उनको सही ढंग से व्यवस्थित आउटपुट भी उनको दूँ। ये ज़िम्मेदारी थी जो उत्तराखंड की सत्ता में आए। परंतु हुआ क्या, जब सत्ता में ये लोग आए, तो इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हम उत्तराखंड में उत्तराखंड के लोगों के लिए आए। इन्होंने सोचा जो प्रक्रिया हमारे साथ दिल्ली में बैठे लोगों ने की, जो हमारी हालात लखनऊ में बैठे लोगों ने की, उससे भी बदतर हालत इन्होंने यहाँ पर की। कभी इन्होंने नहीं सोचा कि मैं भी उत्तराखंडी हूँ, मेरे हर उत्तराखंडी मेरा परिवार है, हर उत्तराखंडी बेटी मेरी बेटी है, हर उत्तराखंड की बहू मेरी बहू है, हर उत्तराखंड का बेरोजगार मेरा बेरोजगार बेटा है, मेरा बेरोजगार युवा है, या जो भी हर एक व्यक्ति जो है मेरा है, अपना है। और मैं जो भी काम करूँ, उन सबको ध्यान में रख के करूँ, ये इन्होंने नहीं सोचा। अब क्या हो रहा है कि जैसे पार्टी सरकारें आई, कभी कांग्रेस की, कभी बीजेपी की, कभी कांग्रेस की, कभी बीजेपी की, फिर बीजेपी की। आपने इतना घोटाला किया तो जाँच से बैठने लगे, जाँच बैठनी शुरू हुई, तो फिर पढ़ते पे पढ़ते खुलती गई और पता चल रहा है कि राज्य बनने के साथ ही घोटाले का सिलसिला शुरू हो गया था, क्योंकि जब इनके नेताओं के बयान आ गए, क्योंकि ये तो शुरू से हो रहा था। हमने कोई नया थोड़ी किया, तो इस तरह के बयान आ रहे हैं। तो इससे पहले राणा जी का गाना वो सुनाऊँगा, क्योंकि मैं वो गाना इसलिए सुना रहा हूँ, इस जब उत्तराखंड जल रहा है, हमें लूट दिया गया है, तो क्या हमारा रास्ता पढ़ाई नहीं रह गया है? गाँव छोड़ना ही हमारे पास एक विकल्प रह गया है? मैं ये बात उनसे पूछ रहा हूँ जो छात्र वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, जो ये देख रहे हैं कि पढ़ाई के बाद उन्हें अपना भविष्य क्या देखा है? वो उनको सोचना, युवा जो बेरोज़गार है, जो कोशिश क तैयारी कर रहा है पेपरों की, वो अपना भविष्य क्या देख रहा है? क्या उत्तराखंड के अंदर वो ये हार मान चुके हैं कि उत्तराखंड के अंदर हमारा भविष्य तो है ही नहीं, चाहे है, या तो इसलिए उत्तराखंड की लड़ाई में वो शामिल नहीं हो रहे हैं। उत्तराखंड के प्रवासी जो उत्तराखंड छोड़ चुके हैं, क्या वो ये मान चुके हैं कि उत्तराखंड तो हमारे हाथ से गया, अब उत्तराखंड हमसे हासिल हो नहीं सकता, इसलिए वो चुप बैठे हैं? या फिर वो इसलिए चुप बैठे हैं क्योंकि उत्तराखंड में अगर करोड़ों हैं तो आप वहाँ के जनप्रतिनिधि बन सकते हो, एमएलए बन सकते हो, एमपी बन सकते हो। अगर तुम्हारे पास कई लाख रुपए हैं तो तुमको सरकारी नौकरी मिल सकती है। तो क्या ये प्रवासी इस बात को लेके चुप बैठे हैं? वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों मैं पहले राणा जी का गाना सुनाता हूँ, वो क्योंकि जब चीजें हाथ से निकल जाती हैं, महत्व का पता चलता है। जब तक चीजें हाथ में होती है वो महत्वहीन होती हैं। अगर हमारी घर की नींव का पत्थर भी जब तक वो नीचे है, तब तक हमें उसका महत्व का पता नहीं चलेगा। जब वो पत्थर खिसक जाता है तो हमें लगता है मकान गिर जाएगा। तो यही उत्तराखंड का हाल है, उत्तराखंडियों के हाथों से उत्तराखंड खिसकते जा रहा है। जब ये खिसक जाएगा, जब हमारे पास नहीं रहेगा, तब हमें लगेगा यार मेरा घर था, मेरा गाँव था, मेरा ये था, मैं हम बातें करने लग जाएँगे।
वो चीज ना हो, इसके लिए मैं विद्यार्थियों के लिए भी, मेरा युवाओं से भी, मेरा मातृशक्ति से भी और प्रवासियों से भी अनुरोध है कि आप इस थोड़ा सा राणा जी के गाने को सुनो। उसके बाद हमें कब याद आती है, ये है कि सुबह याद तब है जब घाम उछा जाए। हमें कोरोना में भी हम लोगों ने देखा कि लोग गांव की तरफ ही गए थे और जिनके घर नहीं थे उनको मजबूरन यहाँ रहना पड़ा। तो इन चीजों को भी समझना पड़ेगा, उत्तराखंड को बचाना होगा और उत्तराखंड को इन लोगों से मुक्ति दिलानी होगी। और वो कैसे दिलाएंगे, वो सब मिलजुल के जब लड़ाई लड़ेंगे तभी होगा। और इस हुआ काम सब है जब खामा बचेगा छवेगी करण जब बचल पहुंचे धाम छवेगी करण जब बचल पहुंचे धाम बखत में है कैसा ताई बड़ों बखत में रहे कैसा ताई तो जान तू घड़ी में कहीं के हजाम चली डंडा जितन मन का हो खत तो भई हो कंडल फूल काम पाछल कह के रोपण भल जखे जा रोपण भल होनो मुखे जब मिलना तू नहीं तो सो जखे जब मिलना तू नहीं तो सो जाम हिमाचल की टंडिया हिमाचल की टंडिया जन मन जाम हो लटक तो भई हो फल फूल काम हो जरा भेटी घड़ी कचकी ले रे जरा भेटी घड़ी कचकी ले रे होते चुमर है बखत के ले काम हो होते चुमर है बखत के ले काम हो होते चुमर है बखत के। उत्तराखंड में सरकारी भर्तियों के घोटाले पर पेचीदा है, लेकिन ध्यान से सुनिए। हर दिन नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं। राज्य सरकार ने जांच के लिए विशेष कार्यदल का गठन कर दिया है, लेकिन जिस स्तर का घोटाला लगता है, मांग हो रही है कि बंगाल की तरह ईडी या सीबीआई से जांच कराई जाए। सीबीआई और ईडी का इंतजार उत्तराखंड में हो रहा है, मगर दिल्ली से टीम रवाना नहीं हो रही। इस घोटाले से कोई भी विभाग नहीं बचा है। एक विभाग की भर्तियों में घोटाले की बात सामने आती है तो अगले ही दिन दूसरे विभाग की भर्तियों के घोटाले के राज खुलने लग जाते हैं। राज्य में आए दिन तमाम युवा संगठन इस घोटाले को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। 15 जून को राज्य विधानसभा में कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी ने ये मुद्दा उठाया। भुवन कापड़ी ने कहा कि कई साल से वन विभाग, शिक्षा विभाग, गृह विभाग, सचिवालय, ग्राम विकास, पंचायत अधिकारी जैसी भर्तियों में घोटाले चल रहे हैं। इन भर्तियों के लिए होने वाली परीक्षा के प्रश्न पत्रों के लीक होने का जिक्र भी उन्होंने किया और सबूत भी दिखाए। 2016-17 में वीडियो का एग्जाम रद्द हुआ, जो कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा कराया गया। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती, जिसमें खुदा आपको सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाए देखने को भी मिला कि खुली इसमें धांधली हुई और 57 लोगों पर कार्रवाई करी। उसके बाद सहायक लेखाकार का एग्जाम हुआ, उसको रद्द किया गया। वन दरोगा का एग्जाम हुआ, वो कोर्ट में लंबित है। यूपीसीएल का भी एग्जाम हुआ, उसको रद्द करना पड़ा। वीपीडीओ का एग्जाम हुआ, उसमें सारे लोग कोर्ट गए हुए हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड के युवाओं को आपके संरक्षण की आवश्यकता है।
उसके बाद से राज्य के अखबारों में इस घोटाले को लेकर अनेक खबरें छप चुकी हैं। सोशल मीडिया में भी ये मुद्दा छाया हुआ है। राज्य के बेरोजगार युवा संगठन इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले और उन्हें पेपर लीक होने के सबूत दिखाए, नतीजों में गड़बड़ियों के सबूत दिखाए, तब जाकर उन्होंने एसटीएफ से जांच के आदेश दिए। शुरुआती जांच में पता चला कि जो उम्मीदवार इंटरमीडिएट की परीक्षा में सिर्फ 35 अंक लेकर आया है, वही 40 दिन बाद हुई ग्रेजुएट स्तर की परीक्षा में सर्वाधिक 92 अंक लाया है। इससे शक गहराया, उसका पिछला रिकॉर्ड खंगाला गया तो शक पुख्ता होता चला गया। यही नहीं, आयोग की जनरल मेरिट जो पिछले कई सालों से 80 नंबर के आसपास आती रही, उसमें इस बार 100 उम्मीदवार 80 से 90 के बीच अंक ले आए। इस मामले की जांच में बीजेपी की एक जिला पंचायत के सदस्य हाकम सिंह को गिरफ्तार किया गया तो मामले की कई कड़ियां खुलने लगी। हाकम सिंह के जरिए एक ऐसे नेटवर्क का पता चलता है जिसके सहारे नेता, अफसर और दलाल मिलकर सरकारी भर्तियों में घोटाला कर रहे थे। इसी हाकम सिंह का नाम 2019 में फॉरेस्ट गार्ड के इम्तिहान में ब्लूटूथ से नकल के मामले में भी आया था। ताजा मामलों में अब तक 30 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, 9 सरकारी कर्मचारी। इनमें से कुछ कर्मचारियों ने जांच में माना कि वो खुद भी पिछले कुछ वर्षों में ऐसे ही परीक्षा घोटालों का फायदा लेकर नौकरी पर लगे हैं और फिर इस गिरोह से जुड़ गए। ऐसे में यूके ट्रिपल एससी की छवि का आलम यह है कि लोगों ने अब इस संस्था को उत्तराखंड सगे संबंधी सिलेक्शन कमीशन कहना शुरू कर दिया है। क्या? सगे संबंधी सिलेक्शन कमीशन। 2016 में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती से घोटाला खुलकर सामने आता है। तब ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती की जो परीक्षाएं कराई गई, उसमें 2-2 बार जांच हुई, गड़बड़ी पाई गई, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं हुई? यह तो और भी गंभीर मसला है कि कांग्रेस की सरकार के दौर में घोटाला हुआ और बीजेपी की सरकार में कार्रवाई नहीं हुई। क्या इसलिए नहीं हुई कि इस रास्ते बीजेपी के राज में भी घोटाले को जारी रखना था? बीजेपी सरकार ने कांग्रेस सरकार के दौर के उस घोटाले को सार्वजनिक क्यों नहीं किया? हालत यह है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पिछले अध्यक्ष एसके राजू ने इस्तीफा देते हुए कह दिया कि पेपर लीक होना तो एक सामान्य प्रक्रिया है। तो होता है, वो माफिया तो पूरा भारत में है। में तो पता नहीं क्या हो रहा है, कैंसिल हो गया है, लीक होने की वजह से फर्स्ट सेकंड लीक हुआ है, थोड़ा सामान्य बात है, लेकिन फिर भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ताजा भर्ती घोटाले की अब सीबीआई जांच की मांग हो रही है, क्योंकि मामले के तार उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक फैले हुए हैं। ऐसा ही आरोप 2020 में बीजेपी की सरकार में सहकारिता विभाग पर भी लगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया कि सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने यूके ट्रिपल एससी के बजाय सैकड़ों पदों पर भर्ती का काम एक निजी एजेंसी को दे दिया। उनके मुताबिक मई-जून में भर्ती इम्तिहान हुए उत्तराखंड से दूर नोएडा में, और वो भी ऐसे समय में जब कोविड का गंभीर दौर था। आने जाने पर तमाम पाबंदियां थी। उन भर्तियों पर यूके ट्रिपल एससी के तत्कालीन अध्यक्ष एस राजू ने भी संदेह जताया और कहा कि मेरे कहने के बावजूद एफआईआर दायर नहीं हुई। वैसे एस राजू के दौर में हुई कई परीक्षाएं संदेह के घेरे में। अभी आयोग के घोटाले ही सामने आ रहे थे कि विधानसभा के भीतर से भी भर्तियों के घोटाले बाहर आ गए। कांग्रेस से लेकर बीजेपी की सरकारों के दौर के स्पीकर ने कथित नियमों के नाम पर इतनी भर्तियां कर डाली के हिसाब से विधायकों की संख्या 70 है, मगर अब यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 500 हो गई है। जबकि देश की सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश विधानसभा है, जहाँ 403 विधायक है, उत्तराखंड से कम कर्मचारी। पड़ोस की हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 68 विधायक हैं, वहां तो और भी कम है। पिछली विधानसभा के स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल का नाम इस घोटाले में आया है। इस समय अग्रवाल वित्त मंत्री बन गए हैं। आरोप है कि बिना किसी स्थापित प्रक्रिया के उन्होंने 74 भर्तियां कर डाली। उस समय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत थे। रावत का कहना है कि जब उनके पास इसकी फाइल दस्तखत के लिए आई तो उन्होंने नोट में लिखा कि भर्तियां योग्यता के मुताबिक हो और लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिए
इसके बाद भी ऐसा नहीं हुआ, तब तो वित्त विभाग ने भी ये कहकर मना कर दिया कि नई भर्तियों के लिए बजट नहीं है। इस बीच त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी चली गई, उनकी जगह तीरथ सिंह रावत आए और फिर कुछ दिन बाद पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बन गए। राज्य में मुख्यमंत्री बदलते रहे मगर स्पीकर पिछले दरवाजे से भर्तियों को अंजाम देने में लगे रहे। उन्होंने एक नया रास्ता निकाला कि एक प्राइवेट एजेंसी के जरिए इन पदों के लिए आवेदन मंगाए जाएं और स्वीकार कर लिए जाएं। यही हुआ। 54 नियुक्तियों से बात शुरू हुई और संख्या का अंत हुआ 74 पर। आरोप है कि प्राइवेट एजेंसी ने परीक्षा भी नहीं कराई। चुन-चुनकर मुख्यमंत्री के निजी स्टाफ में काम करने वाले लोगों के परिजनों से लेकर तमाम मंत्रियों, बीजेपी और आरएसएस के पदाधिकारियों और बड़े अफसरों के करीबियों को नियुक्ति दे दी गई। पत्रकारों के रिश्तेदारों के भी नाम आ रहे हैं। सोशल मीडिया में कई सूचियां घूम रही हैं। ये लोग बिना वेतन के काम करते रहे। इस बीच बीजेपी की दोबारा सरकार आ गई और धामी ही मुख्यमंत्री बन गए। इस बार प्रेमचंद अग्रवाल वित्त मंत्री बन गए। वित्त मंत्री बनने के अगले ही दिन वित्त विभाग के मूल आपत्तियों को खारिज कर इन पदों पर भर्तियों को उन्होंने मंजूरी दे दी। यानी स्पीकर रहते बैकडोर से भर्तियां करवाई गई और वित्त मंत्री बनते ही उन पर मुहर लगा दी गई। प्रेमचंद अग्रवाल अब अपनी की गई नियुक्तियों को सही ठहराने में लगे हैं, जबकि उनकी ही पार्टी के कई नेता इस मामले में जांच की मांग कर रहे हैं। 72 लोग रखने की ऐसी क्या जरूरत थी? उत्तर प्रदेश की विधानसभा हमसे कई गुना बड़ी है, उनकी संख्या कार्मिकों की हमसे कम है, हमारी इतनी ज्यादा है। आपने कहा ये तदर्थ है, इनको पहले दिन से सारी सुविधाएं मिल रही हैं। आपको फिर मैं कह रहा हूँ कि आवश्यकता अनुसार जब भी आवश्यकता होती है विधानसभा अध्यक्ष उस आधार पे उनकी मैन पावर को रखने का उसको अधिकार रखते हैं। ये 72 लोगों के लिए जैसे आपने 35 लोगों की विज्ञप्ति निकाली, उनके लिए विज्ञप्ति निकाली थी या फिर इनको कैसे भर्ती? टेम्पररी अरेंजमेंट है, मैंने कहा ना आपको। नहीं, इसमें वेकेशन लगाने का कोई मतलब नहीं है। टेम्पररी अरेंजमेंट, टेम्पररी अरेंजमेंट वालों को टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 के मकान भी दे दिए गए। वो मुझे जानकारी है। अच्छा सर, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि आपके पीआरओ और आपके भी कई करीबी लोगों के संबंधी। अरे भाई मैंने ये नहीं कहा कि कोई नहीं है ना, लेकिन सर नियमानुसार हुआ है। फाइल तो ये काफी दिन से चल रही थी और मैंने उसमें अंत में एक नोट लिखा था, जो भी भर्तियां करनी है वो पूर्ण पारदर्शिता के साथ और आयोग से कराई जाए। मार्च के महीने में मैं हट गया, उसके बाद क्या हुआ उसकी जानकारी मुझे नहीं है। ये अभी जब समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी मिली कि विधानसभा में भर्तियां हुई हैं और तथाकथित रूप से उसमें अपने अपनों को नौकरियां दी गई हैं, ये समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ। गनीमत है कि ये घोटाला बिहार में नहीं हुआ, वरना जांच से पहले तेजस्वी यादव जेल में डाल दिए जाते। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने स्पीकर रहते हुए जिस रास्ते से कथित रूप से भर्ती घोटाले को अंजाम दिया, उसी रास्ते से हरीश रावत की सरकार के वक्त विधानसभा स्पीकर रहे गोविंद सिंह कुंजवाल ने भी काम किया है। जबकि प्रेमचंद अग्रवाल को पिछली भर्तियों को लेकर कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं की। कांग्रेस के समय के स्पीकर ने तो क्लास 2 से लेकर क्लर्क तक की 154 भर्तियां बैकडोर से कर डाली। यह इतनी छोटी संख्या भी नहीं है कि स्पीकर रहते हुए प्रेमचंद अग्रवाल की नजर ना पड़ी। कांग्रेस के स्पीकर ने तो बेटे और बहू समेत कुंजवाल कुल के 8 सदस्यों को नौकरी दे दी। बेटे और बहू को क्लास 2 का अफसर बनाया। कुंजवाल ने पहले कहा कि वे इस योग्य थे कि उन्हें क्लास 2 अफसर बनाया जाए और उन्होंने अपने उसी विशेषाधिकार का इस्तेमाल किया जिसका इस्तेमाल उनके पूर्ववर्ती स्पीकर करते रहे। स्थानीय अखबारों के मुताबिक अब वो कह रहे हैं कि इस मामले में वो माफी मांगने के लिए तैयार हैं और इस मामले में अपने बच्चों को नौकरी देना नैतिक तौर पर गलत फैसला था। मेरे ऊपर एक आरोप ये लगा दिया गया, कल ये लगाया कि आपने अपने लड़के और अपनी बहू को लगाया है। तो मैं बताता हूँ, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी अपने बहू और लड़के को लगाया है।
ये प्रारंभ से परिपाटी चली है। मुख्यमंत्री के सिफारिश पर लोग लगे हैं, उनके रिश्तेदार लगे हैं। तो मेरा साफ ये कहना है, मैंने 158 नियुक्तियां करी हैं, उसमें मैंने अपने जनपद, अपने क्षेत्र से लेकर के प्रदेश के, मतलब ऐसा क्षेत्र कोई नहीं हुआ जहाँ की नियुक्तियां मैंने नहीं करी हूँ। और बहुत से नेताओं की सिफारिश पर भी मैंने नियुक्तियां करी हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री की सिफारिश पर भी काम हुआ होगा, लगे होंगे हाथ। कुछ अधिकारियों की सिफारिश पर भी मैंने लगाए हैं। इतने साल से नौकरी का मुद्दा राजनीति के केंद्र में है, फिर भी इसकी पारदर्शी व्यवस्था नहीं बन पाई। रोजगार के क्षेत्र में युवाओं की हिस्सेदारी घटती जा रही है। ऐसा लगता है कि मान लिया गया है कि हमारे युवा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फॉरवर्ड मैसेज के आगे सोचना बंद कर चुके हैं। उन्हें जैसा कहा जाएगा वैसा ही करेंगे, लेकिन आप दर्शक वैसा कभी मत कीजिएगा।